धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी 2 दिन हम लोग ने नेचुरोपैथी की मीनिंग, डेफिनेशन और हिस्ट्री उसकी पढ़ी और प्रिंसिपल पढ़े। तो आज का टॉपिक जो है वो मसाज के ऊपर है, मालिश के ऊपर है। तो उसको शुरू करने से पहले कल जो हमने सिद्धांत पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे ही जानना चाहेंगे। आप में से जो लोग भी इसको थोड़ा सा समझ गए हैं, तो 10 प्रिंसिपल है। अगर एक एक प्रिंसिपल, एक एक सिद्धांत को दो दो लाइन में अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप लोग स्टार्ट करिए पहले। और वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार, जो भी बोलेगा वो वीडियो ऑन कर ले अपना। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बाकी लोगों की नहीं आ रही है। हाँ, तो वही सुनना चाह रहा है कि अगर कल समझ में आया है तो एक एक प्रिंसिपल को दो दो लाइन में अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जो पहला है वही बोलिए। कोई भी सिद्धांत जो आपको समझ में आया है 10 में से। मैडम जी, सभी हाँ, रोग एक तथा उनका कारण भी एक और उपचार एक है। जो रोग होते हैं एक ही कारण से होते हैं तथा उनका उपचार भी एक होता है। और ठीक है, इसको रोग एक्सप्लेन का करना हो कारण तो आप ऐसा कोई एक्सप्लेन कर नहीं है। सकते हैं। जी मैम। रोग का रोग का रोग का कारण भी एक ही होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कोई? मैम बोलिए। वीडियो ऑन करिए बेटा। यस मैम। हम्म, एक जितने दूसरे को, भी अब रोग बाकी लोग होते हैं, म्यूट रखिए। अभी बाकी लोग बंद रखिएगा, म्यूट रखिएगा। ये तो वीडियो ऑन। हाँ, बोलिए बेटा। हाँ मैम, जो भी जैसे ये बता रहे थे कि जो भी रोग होते हैं उनका कारण एक है, निदान एक है। तो हम्म जैसे सारे रोगों का कारण विजातीय तत्व है। और हम्म अ, उनका रोग एक ही है, विजातीय तत्वों के कारण होता है। और उनका उपचार भी एक ही है कि विजातीय तत्वों को हम जब शरीर से निकालने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे तो उनका उपचार भी एक है। ओके, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैम, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। इसमें हम्म ये है कि मैम, जैसे सर्दी खांसी जुकाम आते हैं तो ये हम्म थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की गंदगी होती है उसको बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए होता है। इसलिए ये तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। और हम्म जो जीर्ण रोग होते हैं, क्या था, जीर्ण रोगों के आरोग्य में समय लगता है। जैसे टीबी है, हम्म कैंसर है, ये इनमें इसलिए समय लगता है क्योंकि ये लंबे समय की बीमारी है। जैसे हम अभी एग्जांपल में, जैसे हम जुकाम को ही ले लें, तो हम जैसे हमें सिर दर्द होने लगता है, जुकाम होती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, टेबलेट कुछ लोग ले लेते हैं कि हमें सिर दर्द ना हो, हमें हड्डियों में, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, तो यही लंबे समय से अस्थमा का रूप भी ले लेता है, कफ जैसी समस्या बनने लगती है, टीबी की समस्या बनने लगती है, यही जीर्ण रोग में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जिस तरह इसको लंबे समय तक हो जाता है, उसी तरह इसको रिटर्न होने, वापस होने में भी इसको समय लगता है मैम। गुड, बहुत बढ़िया। और थैंक यू मैम। नेक्स्ट। आपकी और शरीर के प्रति जो गलतियां हैं उसका होती है हमारे शरीर की गंदगी। में भी आपका। हाँ मैम। आवाज कट रही है आपकी। नहीं, आपका हाँ मैम, आपका भोजन, हाँ। हवा, पानी, यदि ये दूसरे धीरे धीरे आपके शरीर में विषाक्त जमा होते हैं और वो रोग के को बाहर देख देते हैं जो तीव्र होते हैं।
जिस इसका कोई हम कोई बुखार आ जाए। सिद्धांत, पहले कोई सिद्धांत का नाम तो बताइए, जो आपको हमने 10 सिद्धांत जैसे 2-3 हो गए, कोई एक सिद्धांत का नाम लीजिए आप, फिर एक्सप्लेन करिए उसको। तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। ये हो गया, अब इसके अलावा कोई बोलिए, ये तो अभी उन्होंने बोला किसी एक व्यक्ति ने ना, आप बताइए दूसरा कोई और सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। हाँ, इसको एक्सप्लेन। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। कैसे? शरीर स्वयं दूसरे तत्वों या किसी प्रकार की, एक मिनट, कोई बात नहीं बेटा, हाँ, आप अपने शब्दों में उसको प्राकृतिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्राकृतिक जाते हैं क्योंकि हम विदाउट मेडिसिन या ऐसे चीजों का मतलब सेवन नहीं करते इसमें, इस चिकित्सा में। तो पहले जब हम इसका प्रयोग करते हैं नेचुरल, तो जो अंदर रोग वो भरते हैं और धीरे समाप्त विषाक्त द्रव्यों को बाहर किया जाता है नेचुरोपैथी के द्वारा, जिससे वो रोग जो ग्रस्त व्यक्ति है वो सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इस सिद्धांत को कोई और एक्सप्लेन करेगा सही ढंग से? आप में से कोई और इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करना चाहेगा? कुछ बीमारी जो होती है वो अपने भाग्य से प्राप्त होती है, और कुछ जो प्राकृतिक जो रोग होते हैं उसका जो निदान है वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पूरा हो जाता है। इसमें जैसे तीव्र रोग है वो आसानी से हो जाता है। जीर्ण रोग में जो रोगों का निदान है वो धीरे धीरे उसका समस्या का हल होता है। नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि जैसे उन्होंने एक सिद्धांत बोला कि प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं, कैसे, वो जानना चाह रहे हैं। आपको अगर क्लियर है, बस यही जानना चाह रहे हैं कि जो कल पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, बस आप अपने शब्दों में बताइए। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 1.5 घंटे, वो तो एक एक लाइन में बस एक्सप्लेन करना था आपको, ये हम जानना चाह रहे थे। मैम, ये रोग होता है, सभी रोग एक होता, पेट में गड़बड़ी एक होती, लेकिन लोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। जो हम मेडिसिन खाते हैं की वजह से दब जाते हैं, लेकिन रोग एक ही होता है, इस एक ही कारण से हो जाती है, विजातीय रोग के कारण से। हाँ, अभी आप कुछ बोलना चाह रही थी सिद्धांत के, उसमें किसी की आवाज आई थी। मैम हाँ बोलिए। मैम, दबे रोग उभर आते हैं, उसका मतलब ये है कि मतलब जो नेचुरलपैथी है उसमें हम जड़ से रोगों को मिटाते हैं। तो जो पेट में जितने भी रोग होते हैं उन सबकी सफाई करते हैं, तो छोटे मोटे रोग आ जाते हैं उसमें। दबे, और कुछ एक्सप्लेन करेगा इसको? बोलना चाह रहे हैं लेकिन शायद उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आप लोग को। देखिए, दबे रोग में इसका मतलब ये था कि जो दवाओं के द्वारा जो हम दबा देते हैं, जिस बीमारी को बार बार मेडिसिन के द्वारा खा खा के उस चीज की जड़ को हम दबा देते हैं, तो अदर कोई मेडिसिन हम लेते हैं तो क्या होता है कि जब कोई बीमारी होती है, मेडिसिन लेते हैं तो वो उस समय उस चीज को दबा देती है, ठीक हो जाते हैं, हमको लगता है कि बीमारी से ठीक हो गए हैं। लेकिन जब हम नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो बीमारी जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं वो कुछ ना कुछ सिम्टम और भी निकल के आते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे एग्जांपल तौर पर हमने कल सिर का ही दिया था कि सिर दर्द होता है या जुकाम लगता है, किसी को बार बार कफ बनता है, कोल्ड होता है, तो जब आप ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो उस समय सिर दर्द में जुकाम भी हो जाता है, कोल्ड भी हो जाता है, इस तरह से चीजें हो जाती हैं, पेट में कभी कभी दर्द भी होता है, मरोड़ होता है। तो इन तरह से एक एक सिम्टम बॉडी में निकल के आते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शरीर की गंदगी है वो जहां जहां स्टोर होती है, जमा होती है, वो एक एक करके बाहर निकल आती है। उससे क्या होता है कि जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त होती है, और वो सिम्टम जब बाहर निकल के आते हैं तो हमको पता चलता है कि टॉक्सिन निकलने के जो भी मार्ग उसको मिलते हैं, जहां से आसानी से निकलना चाहती है वो निकल जाती है, तो वो उभर के आती है। तो इस पे कुछ लोगों का अविश्वास भी पैदा हो जाता है कि हम इस तरह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बीमारी बढ़ रही है। तो ये बढ़ना नहीं है, ये शरीर की जो दबी हुई चीजें हैं उसको निकाल के उभार करती है।
तो यहाँ पे ये है कि जो ट्रीटमेंट आप लेते हैं, जो क्रॉनिक चीजें हैं जो दब गई हैं, उसको उभार के सिद्धांत में लिया गया है कि अगर ये सिम्टम दिखते हैं तो नेचुरोपैथी में हमारे इस थेरेपी को इसमें बेस्ट मानते हैं, इसको सकारात्मक इसका रिजल्ट मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं कि हाँ ये रिजल्ट अच्छा है, इसका मतलब नेचुरोपैथी या उसकी जीवनी शक्ति पेशेंट की काम कर रही है और वो पूरी तरह से अपने कार्य में लगी हुई है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए, सारे जो प्रिंसिपल है आपको क्लियर है ना? अगर आपको लिखना हो तो आप अच्छे से लिख सकते हो ना इसको, 10 प्रिंसिपल जो हैं। यस या नो? मैम कल आपने अच्छे से लिखवा दिए थे। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया ना? यस यस मैम, Good. रिवीजन बस करेंगे आप तो और अच्छा जाएगा। बस आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हमारा तो बस क्लास लेने का हमारा शुरू से यही है कि जब हम क्लास लेते हैं तो हम नेक्स्ट डे अपनी क्लास में, चाहे ऑफलाइन भी लेते हैं ऑनलाइन लेते हैं, तो हमारी रिवीजन कराने की आदत है कि पहले हम पूछते हैं, उसके बाद ही आगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। कभी कभी तो पूरी नेक्स्ट क्लास भी हमारी रिवीजन में चली आती है, पर आप लोग का अभी टाइम लिमिट है इसलिए अब ऐसा नहीं करेंगे। आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं मसाज के ऊपर। मसाज के बारे में पढ़ने से पहले कुछ उसके जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आज हम लोग चर्चा करेंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यार ब्रीफ में। ठीक है, तो कुछ 7-8 पॉइंट हैं जिसके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे मालिश के उसमें, कि मसाज क्यों जरूरी है, कितने प्रकार हैं, किस तरह से की जाती है, क्या प्रभाव होते हैं, ये सारी चीजें इसके बारे में। तो नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे मालिश क्या है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन के तौर पे। दूसरा जो पॉइंट है वो है डेफिनेशन, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तीसरा है प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश की उपयोगिता। लिख लिया? यस या नो बोलिए तो दिखेगा, क्योंकि यस वीडियो मैम, में यस। देखती हूँ। ओके ओके, ठीक है। फोर्थ है महत्व, इंपॉर्टेंस इसकी, मालिश के महत्व। इसके बाद मालिश का वैज्ञानिक स्वरूप, 2-4 लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। फिर है मालिश के नियम एवं सावधानियां, कि मालिश करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए और कुछ उसके रूल्स क्या क्या हैं, वो उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो मालिश के नियम व सावधानी। इसके बाद मालिश के प्रकार। नेक्स्ट है मालिश का प्रभाव, और लास्ट में कंक्लूजन। जब आप नोट्स लिखते हैं तो उसमें कंक्लूजन जो डालते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? मैम बताएंगे काउंट? मालिश के प्रकार के बाद कंक्लूजन बोला है ना आपने? नहीं, प्रभाव, उसका इफेक्ट है ना, और फिर कंक्लूजन, निष्कर्ष। ओके नो ओके, पॉइंट होगा ठीक है, मैम। गुड। चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये बताइए मालिश के बारे में कुछ आप लोग ने मालिश तो मुझे लग रहा है सब लोग पढ़ते होंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो कुछ आप लोग बोलेंगे मसाज के बारे में कि क्या है मसाज और क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए? मैम, मालिश एक प्रकार की मतलब एक्सरसाइज ही मानेंगे। बहुत हल्के हाथों से जो मसल्स रहती है और बाहर की त्वचा होती है, उसमें कोई द्रवी पदार्थ जैसे तेल वगैरह लेकर उसमें मालिश करते हैं, जिससे वो पूरा जो शरीर का रक्त परिसंचरण है वो बेहतर तरीके से काम करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और हड्डियों को मजबूती मिलती है, ऐसा बोला जाता है। गुड। और जी कोई? जी मैम, मालिश जब हम फिजिकल कार्य करते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हाथ पैर दर्द देने लगते हैं, जिससे मालिश करने से हमें ऑक्सीजन की कमी दूर होने लगती है और हमारा शरीर थकान को दूर करते हुए विश्राम अवस्था में आ जाता है, मतलब हमारी थकान दूर हो जाती है, इसलिए हम मालिश
करती है। ठीक है, और कोई? और कुछ बताएंगे? मैम नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मालिश वो है मैम जो शरीर के ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेकर ऊपर हम मसाज करते हैं, उसे मालिश कहते हैं। जैसे उसमें अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे आटे की तरह गूंथना भी मालिश होता है, रबिंग करना भी होता है, और अलग अलग इसके 11-12 स्टेप्स होते हैं। मैंने पढ़ा था मैम ये मालिश के उसमें। तो नहीं पढ़ा था। यही है कि शरीर की मांसपेशियों को जो है ना, संयोजी ऊतकों को अच्छी तरीके से मसाज देते हैं मैम की। जैसे वो टॉक्सिन्स तेल के माध्यम से हम लगाते हैं और निकाल देते हैं, जैसे हम रबिंग धीरे धीरे करते हैं तो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो हमें रिलैक्सेशन मिलता है, स्वेलिंग, वो पसीना निकलता है तो और आराम मिलने लगता है मैम। अच्छा, गुड। मालिश आप में से किसी ने करवाई है? जो थेरेपी के तौर पे, ट्रीटमेंट के तौर पे मसाज दी जाती है, नॉर्मल वाली, घर वाली नहीं, किसी ने वैसे मसाज करवाई है कभी, या की है, ली है? नहीं मैम, वैसे नहीं तो मैम। नहीं लिया मैंने मैम। अच्छा, अच्छा। बाकी जो जिस तरह से हमने सीखा था डिपार्टमेंट में, हम्म। और वो स्टेप है जैसे आप मैम पढ़ाएंगी वैसे ही पढ़ा था। डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने पढ़ाया था हमें ओके, नेचुरोपैथी ओके, उसका। ओके, ओके, चलिए ठीक है। हाँ। देखिए, मालिश जो है, मालिश अपने में एक एक होता है शरीर को रगड़ना, और एक होता है उसको स्टेप बाय पॉइंट के द्वारा पॉइंटेड मसाज करना। पॉइंटेड मसाज करने में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मसाज सीखी होगी, उसके 10 स्टेप मेन होते हैं, जो 10 स्टेप से हम मसाज करते हैं। तो बॉडी के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने के लिए, बोन को करने के लिए, बॉडी के पेन कहाँ पे, किस पार्ट को इफेक्ट करती है, उन सबके अलग अलग उसके स्टेप होते हैं। उस स्टेप से अगर मसाज की जाती है और पॉइंटेड मसाज की जाती है, चैनल के थ्रू, अगर हम बॉडी में एनर्जी देते हुए, एनर्जी को डाउन करते हुए, कहीं बढ़ी एनर्जी या घटी है, तो उसको बैलेंस करके हुए अगर हम पॉइंटेड मसाज करते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो मसाज करते समय जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कि मसाज हमारे लिए क्यों जरूरी है, और मसाज करने, मालिश है क्या पहले। तो सभी को पता है कि जो मसाज है, मालिश हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, और सुंदरता के लिए भी है। बॉडी की अगर मसाज डेली की जाती है तो बॉडी की, आपकी जो है मॉइस्चराइजर जो है बॉडी का, एक तो लगाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी फेशियल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मसाज करने से बॉडी आपकी स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है, और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये सभी जानते हैं, बचपन से लेके आप देखते हैं कि बचपन में भी माँ जो है बच्चों को धूप में लिटा के उसकी मसाज करती थी, है ना। और कभी भी दर्द होती है, कभी हाथ पैर में दर्द होने लगा तो तेल मालिश लेके हम जो है तेल मसाज कर लेते हैं, या कभी कहीं चोट लग जाती है तो ये स्पर्श चिकित्सा है। अगर एक माँ, अगर हाथ जो कभी चोट लग जाती है और माँ खाली प्यार से उस पे हाथ भी फैला देती है ना, तो हमारी बीमारी छूमंतर हो जाती है। हमें लगता ही नहीं कि हमें कभी भी कोई दर्द भी रहा हो या कोई परेशानी भी है। तो ये स्पर्श चिकित्सा भी है। तो मालिश का अपना अलग प्रभाव है। आजकल ट्रीटमेंट के तौर पे बहुत सारे मसाज सेंटर भी चल रहे हैं, जिसमें मसाज के द्वारा बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि मसाज को के हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ और भी नाम है इसके मालिश। मसाज के? मालिश। मालिश है, गुड। मसाज इंग्लिश में हो गया, मालिश हिंदी में, और क्या बोलते हैं इसको? वो ज्यादातर व्यंग। अभ्यंग मैम। वेरी गुड, अभ्यंग, है ना। अभ्यंग बोला गया है मसाज को, मर्दन भी कहा गया है मालिश, और अंग्रेजी में इसको मसाज बोला है। मसाज शब्द जो है वो ये मास शब्द से बना है। इसका मतलब ये होता है कि मांसपेशियों को दबाने तथा जो जोड़ होते हैं, हमारी संधि होती है, उन स्थानों पर रगड़ने और मसलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, मालिश कहते हैं। ये हमारे स्नायु संस्थान जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जो होते हैं, उसके लिए मालिश सबसे बड़ी उपयोगी है और एक कसरत है। जैसे अभी किसी ने बोला था स्टार्टिंग में कि मसाज भी एक अपने में कसरत है, तो ये एक एक्सरसाइज है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते वो मसाज भी कर ले तो भी उनको उसके बेनिफिट मिल जाते हैं। मसाज करने के जो मुख्य 4 उपयोगी कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? आप में से बहुत बच्चों ने बोला इसमें। एक तो पहला है कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अगर आप मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो ब्लड का, रक्त का संचार हमारी बॉडी में सही तरीके से होता है, जिससे श्वास प्रश्वास की क्रिया भी सही होती है, डाइजेशन हमारा ठीक रहता है,
और जो वेस्ट मटेरियल चीजें हैं, मल है, वो आसानी से सहजता से निकलते हैं। तो मालिश जो अपने में है, अपने में ही बहुत बड़ी एक थेरेपी भी है ना। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन को निकालने के लिए मसाज उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी बताई गई है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं कि कुछ लोगों ने इसके परिभाषा के बारे में क्या बोला है। तो सबसे पहले ये जर्मनी की केसी जी डोर लिखते हैं कि शरीर की त्वचा एक आवरण या प्राकृतिक चादर के सदृश है, जिसकी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए मालिश एक वरदान है और इस प्रयोग से निरंतर आवश्यक है, इसका प्रयोग आवश्यक है। ऐसे ही मालिश के लिए दूसरे ने बोला है, सीवी गोविंदम ने बोला है कि मालिश कष्ट निवारण एवं स्वाभाविक स्वरूप देने और जो टिश्यू होते हैं उनको ऊर्जा लाने और सभी आंतरिक जितने भी हमारे अंग हैं उनको सही करने के लिए एक की चिकित्सा की प्राचीन विधि है। मालिश का अगर देखा जाता है कि मालिश से शरीर स्वस्थ रहता है, रोग मिटते हैं, शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बॉडी हमारी जो है सुडौल और सुंदर बन जाती है। तो मालिश के अलग अलग प्रभाव हैं कि अगर मालिश से करने से भी बॉडी में अपने को जो है स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, पर बीमारियों के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी बताई गई है। मालिश की उपयोगिता नेचुरोपैथी की जो हमने आपको बोली कि प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश की उपयोगिता क्या है, तो जो हमारे पंच तत्व है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो अभी बात करेंगे वो कौन सा तत्व आता है? वायु तत्व। कल भी शायद हमने बोला था कि वायु तत्व में मसाज आती है और वायु सबके लिए जरूरी है। जैसे अन्न और जल के बिना आदमी रह सकता है, पर वायु के बिना या प्राण के बिना एक सेकंड नहीं रहा जा सकता है। तो जीवन के लिए इतना आवश्यक, जितना हमने कहा कि मूल आधार हमारा ये तत्व माना गया है। और वायु को प्राण वायु के नाम से भी पुकारा जाता है। आप लोगों ने योग में पढ़ा होगा, हठ योग में, उसमें प्राण और वायु को ये चर्चा हुई है, जिसमें 10 प्राण की आपने बात की सुनी होगी। तो वायु चिकित्सा के अंतर्गत जो है ये मालिश चिकित्सा आती है। और इसमें क्या है कि जो वायु तत्व की तन्मात्रा क्या है, किसी को पता है? स्पर्श। गुड। वायु की जो तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। अभी हमने जो बात की थी, और स्पर्श मालिश का अनिवार्य अंग है ना। बिना टच किए उससे मालिश नहीं होती है। तो मालिश के जो जनक है वो कौन है? शायद हमने आपको फर्स्ट डे बताया भी था, किसी को याद है क्या? जब हमने मड थेरेपी के जनक आपको और वाटर थेरेपी के जनक बताए थे कि उसके फादर कौन है, तब हमने मालिश के लिए बोला था। किसी ने उसे सुना था क्या? याद नहीं है। याद नहीं है। अच्छा, मड थेरेपी की याद है? मड थेरेपी के जनक कौन है? हमने बताया था उस पर, किसी को याद है? लिखा है, बता सकता हूँ। लिखा है तो चलिए, अच्छा लिखा वाला बता दीजिए। चलिए आप हाँ, विंसेंट प्रिंस हाइड्रोथेरेपी के हैं और हिप्पोक्रेटिस प्राकृतिक के जनक हैं और एंडो करके मड थेरेपी के। एंडो नहीं, एडल्फ जुस्ट। हाँ, एडल्फ जुस्ट जो है ये मड थेरेपी के भी जनक है और मालिश चिकित्सा भी इसको के जनक माने जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मालिश है ये व्यक्ति के जन्म से लेके उसके स्वास्थ्य, उसके आरोग्य के लिए, शरीर में कांति के लिए और वृद्धि उद्देश्य, ये सब चीजें मालिश के अंतर्गत आती है। ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है, वायु तत्व की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं इसको, क्योंकि वायु तत्व का जो लक्षण है उसका कार्य क्या होता है? बहना, और उसका जो माना गया है चंचलता। इसलिए वायु की उपस्थिति के कारण ही रक्त का प्रवाह होता है। परंतु जब वायु की अधिकता या कमी के कारण रक्त के संचार में जब अवरोध उत्पन्न होता है, तब शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है और रक्त संचरण हेतु कोई भी कसरत की जा सकती है, क्योंकि कसरतें जो रक्त संचार में सहायक होती हैं। मालिश अपने आप में एक सशक्त जो है कसरत है। अभी किसी ने बोला भी था इस वर्ड को। तो एक्सरसाइज भी जो है इसके लिए मस्ट है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो मालिश के द्वारा भी
किया जा सकता है। स्नायु संस्थान के लिए सबसे उपयोगी कसरत है, जिससे शरीर में होने वाले, हमने अभी 4 प्रकार के आपको कार्य इसके बताए थे। कौन-कौन से थे? 4 कार्य मुख्य कौन-कौन से इसके? अभी स्टार्टिंग में हमने बताया 4 कार्य इसके। एक तो ब्लड सर्कुलेशन था। कुछ याद आया? डाइजेशन, गुड। और? एक्सक्रीशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, और ब्रीदिंग जो क्रिया होती है ना, और जो टॉक्सिन, जो वेस्ट मटेरियल है, मल, यूरिन की बात करते हैं, वो प्रॉपर सही तरीके से निकलते हैं, है ना। ये 4 कार्य इसके मुख्य रूप से बताए गए हैं। तो जब हम मालिश की बात करते हैं कि मांसपेशियों को गति देना, रक्त की जो संचार है उसको बिना रुकावट प्रभावित होने के लिए शारीरिक मांसपेशियों को स्वस्थ करने पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। अब मालिश के अगर महत्व की बात करते हैं हम कि मालिश की इम्पोर्टेंस क्या है ना, तो मालिश को अगर देखते हैं तो ये केवल वो, इससे क्या होती है कि मालिश से ना केवल उम्र बढ़ती है बल्कि हमारे शरीर में एनर्जी भी बढ़ती है। जिनके अंदर बहुत ज्यादा कोई कमजोर व्यक्ति होता है तो उसकी यदि मसाज की जाए प्रॉपर तेल से, ढंग से, अगर जिनको पता है मसाज कैसे की जाती है, और अगर उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कमजोर होते हैं उनको बहुत टाइम तक मसाज नहीं करते हैं, एक टाइम लिमिट होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स तक आप कर सकते हैं, आधे घंटे तक कर सकते हैं। और स्वस्थ व्यक्ति जो मतलब थोड़ा जो स्ट्रांग है, जो बहुत ज्यादा वीक कमजोर नहीं है, उसको 45 मिनट से लेके 60 मिनट तक मसाज की जाती है, फुल बॉडी मसाज जो होती है। लोकल पार्ट में अगर एक ही ऑर्गन पे या एक पार्ट पे करना है तो 15 मिनट की मसाज होती है। तो ये मसाज जो होती है, हमने कहा ये ऊर्जा प्रदान करती है। मालिश करने से तनाव कम होता है, स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है, नींद अच्छी आती है, जिनको नींद नहीं पड़ती है, अगर उनकी रात की लेग की फुट मसाज की जाती है तो नींद अच्छी आती है। मालिश से जितनी भी नाड़ी संस्थान को उससे उत्तेजना मिलती है, शरीर की सभी क्रियाएं जो है अच्छे से कार्य करती हैं, रक्त संचार ठीक होता है, रक्त के विकार जो होते हैं जिससे रोग उत्पन्न होते हैं वो ठीक होते हैं, श्वास प्रश्वास, मल, यूरिन, पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं, और शरीर के सभी अंग जिनसे विकार निकलते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, किडनी हो गई, और स्किन है, त्वचा है, इनसे आदि से मालिश से अत्यधिक बल मिलता है। तो ये मालिश करने से भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ डिजीज होती है तो उसकी कुछ प्रिकॉशन भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तब हम अगर मसाज करते हैं तो हमें उसके लाभ मिलते हैं। अगर थोड़ा सा अगर छोड़ देते हैं, प्रिकॉशन ध्यान नहीं रखते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शरीर को थोड़ा प्रभावित होना पड़ता है। तो मालिश जो है अपने में जितनी फायदेमंद है, उतनी जो है अगर आपने गलत तरीके से की या अगर आपके पॉइंट आपके सही तरीके से नहीं दबते हैं तो फिर थोड़ी परेशानी भी होती है। तो इसलिए बोला गया है कि जब मसाज जो करते हैं, इसमें क्या है कि मालिश के द्वारा शरीर को सीधी खुराक हम पहुंचाते हैं। अगर दुर्बल व्यक्ति, जैसे अभी हमने बात की, जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके लिए रामबाण की दवा है मसाज करना। यदि एक व्यक्ति कुछ ना खाए और उपवास रखे, लेकिन प्रतिदिन किसी जानकार व्यक्ति से यदि मालिश करवाए और वो कई दिनों तक उपवास वो रख सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति का ह्रास कम होता है। मालिश उसके शरीर को खुराक देती है। इसके अतिरिक्त मालिश एक उपचार भी है जो बॉडी के जो है स्टिफनेस, जकड़न को, दर्द को वाले स्थान में उसका उपयोग होता है। थकान को मिटाने के लिए, आप में से भी सभी लोग जानते हैं कि अगर थक जाते हैं बॉडी तो हम मसाज करते हैं, मालिश कर लेते हैं तो थोड़ा हमें आराम मिल जाता है। मालिश से इसी महत्व के कारण आयुर्वेद में क्या कहा गया है, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि शरीर की मालिश श्रमनाशक, धातुओं को पुष्ट करने वाले और निद्रा सुख प्रदान करने वाली, मांस, त्वचा, रक्त को निर्मल करने वाली तथा वात कफ का शमन करने वाली होती है। ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है ना। और इसमें जो बात की गई है हिप्पोक्रेटिस की, जो हमने बात की थी कि नेचुरोपैथी के जो जनक है हिप्पोक्रेटिस, इन्होंने अपने जो ग्रंथों में, जबकि इन्होंने मेडिसिन की जो है वो की थी, इनकी मेडिसिन के जनक माने जाते हैं, ये जन्मदाता हैं, तो इन्होंने ये भी मालिश के बहुत बड़े प्रिय थे। मालिश से, इससे इन्होंने काफी जो है लोगों को ठीक किया। ये इन्होंने हाइड्रोथेरेपी पे ज्यादा काम किया था और मालिश पे भी इन्होंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं।
तो भारत में अगर देखा जाए तो प्रायः लोग यहाँ पे ज़्यादातर लोग थकान मिटाने के लिए मालिश का उपयोग करते हैं। कभी भी घर में आप देखो कि जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आजकल तो हालाँकि ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग ही ऐसे उसमें आते हैं जिनके हाथ-पैर में दर्द होता है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी या किसी भी उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है। कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है। पहले एक था कि ऐज के टाइम में ये बीमारी होती थी, लोगों को पता था कि हाँ, ये ऐज पे ये परेशानी होती है। पर आज छोटे-छोटे बच्चों को देखिए कि कितनी परेशानी होती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि मसाज से जो थकान मिटाने के लिए मालिश का प्रयोग करते थे और सूजन है, चोट है, मोच को दूर करने के लिए तो य और बाहर के जो ग्रीक स्त्रियाँ जो होती थी, वो उसके बारे में कहा गया है कि ये इनका विश्वास ऐसा था कि जो कान, हाथ और थाइस होती है, इसकी मसाज करने से सौंदर्य बढ़ता है। तो मालिश का पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन था और भारत में भी है, लेकिन भारत में चीज़ों को ज़्यादातर इसके लिए लेते थे कि बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए कसरत करते थे लोग, एक्सरसाइज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। अगर इसके वैज्ञानिक स्वरूप की हम बात करते हैं कि मालिश का इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तो मालिश के बारे में जितने लोग ये सोचते रहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग पर तेल लगा के रगड़ लो और मालिश हो गई। तो लेकिन ये अभी तक नहीं वो समझ पाए हैं कि मालिश का कोई वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मालिश जो होती है, इससे कई तरह के रोग भी ठीक किए जा सकते हैं। तेल को शरीर पर सिर्फ़ लगाकर रगड़ देना ही मालिश नहीं होती है। यदि हम मालिश के विज्ञान को समझते हैं, उसके नियम को पालन करते हैं, तो मालिश करें और तेल का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है। सिर्फ़ शरीर में तेल को अप्लाई कर देना और सोचिए कि मसाज होगी, वो नहीं है। जब तक आप उसको पूरे तरह से उसके इफ़ेक्ट को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसके स्टेप से अगर नहीं करते हैं, तो इतना प्रभाव नहीं देती है। सिर्फ़ तेल लगाना ही बॉडी में रह जाता है। तो इसमें क्या बोला है, ये मालिश करवाते समय व्यक्ति के शरीर की शक्ति और गर्मी हमारे शरीर में पहुँचती है। जब हम किसी से मसाज करवाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे की जब मसाज करते हैं, तो ये भी मसाज करने वाले में चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कि जब कोई व्यक्ति किसी की मसाज करता है, तो उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो गर्मी होती है, वो उसके दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुँचती है और जो कंपन क्रिया होती है, जो वाइब्रेशन होती है, उससे मालिश करने वाले की शक्ति सबसे अधिक नष्ट होती है, क्योंकि इसमें पूरे शरीर को संतुलित रखना पड़ता है। और मालिश करने वालों की शक्ति उसकी उंगलियों से निकल के रोगी के शरीर में प्रविष्ट करती है। मालिश जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब व्यक्ति एनर्जेटिक भी होना चाहिए। बीमार व्यक्ति किसी दूसरे रोगी व्यक्ति को अगर मसाज करता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर भी ट्रांसफर कर जाती है। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि जब मसाज करवानी होती है तो बहुत ज्यादा कोई कमजोर, कोई बीमार या रोगी पेशेंट हो तो उससे मसाज नहीं लेनी चाहिए। इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब मसाज करते हैं तो मसाज करते समय हमें किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या आप लोग बता पाएँगे कि मसाज करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेगुलर वाले में जो आप लोग भी तो कभी-कभी करते होंगे, कुछ आप लोग बताइए तब फिर हम आगे फिर बोलते हैं। मैम स्वच्छता का सबसे पहले तो गुड और और व्यक्ति जो है वो उसकी उम्र देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से मालिश देनी पड़ेगी। ठीक है और मैम और वो रोगी ना हो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई प्रकार का रोग तो नहीं है उसको या पहले रहा ना हो उसको, जैसे ब्लड प्रेशर या इस टाइप से कुछ। करने वाले को कि कराने वाले को? कराने वाले को। ओके, पर बीमार जो व्यक्ति बेटा रोगी है, वही तो आएगा करवाने के लिए, उसको कैसे नहीं करेंगे? मैम जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसको नहीं दिया जा सकता ना। क्यों नहीं दिया जा सकता है? ब्लड प्रेशर जैसे खून का जो संचरण है बहुत बहुत तेज हो जाएगा उस समय जब मालिश देंगे, तो इससे और परेशानी बढ़ उसकी कुछ सकती है। प्रिकॉशन भी तो है, प्रिकॉशन से दिया जा सकता है क्योंकि देखो जिनको परेशानी होती है, जो बीमार होते हैं वही ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, है ना? थेरेपी के तौर पे अगर दिया जा रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ब्लड प्रेशर वालों को नहीं देना है ना? दिया जा सकता है लेकिन उनको प्रिकॉशन के साथ दी जा सकती है चीजें, मना नहीं है उनको, है ना? अभी बताएंगे हम आगे, चलिए आगे और कोई बोलेगा?
मैम रोगी की क्षमता के हिसाब से करना चाहिए कि उसको ये कितनी तो अभी बोल दिया शक्ति इन्होंने, है। पहले भी पहला पॉइंट यही बताया है कि रोगी की क्षमता को देख के करना, ठीक है। और अच्छा ठीक है। और दूसरा बता दीजिए। और बहुत जोर 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 से नहीं करनी चाहिए, मतलब सर स्किन में दिक्कत ना हो, ऐसे रगड़ के नहीं करनी चाहिए। हाँ गुड। और मसाज तो मुझे लग रहा है घर पे आप लोग कभी ना कभी तो सबने की होगी, तो अपने शरीर को ही ध्यान में रख के बोल दीजिए। हमें लग रहा है अगर ध्यान रखेंगे तो 4-5 पॉइंट तो ऐसे ही फटाफट बता देंगे अगर मैम किया जैसे है तो। मैं खुद अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत दर्द होने लगता है मैम, मतलब नसों में दर्द होने लगता है थोड़े सा भी करवाने से। चलो आप नहीं करवा पाती है। हाँ मैं नहीं जिसको करवा मालिश पाती, थोड़ा भी कोई करवाओ बात तो नहीं, दर्द होने लगता है। आप हमारे सेंटर पे आइए, कभी टाइम मिले हरिद्वार आइए, हम आपको यहाँ पे करवाते हैं। फिर आप देखिएगा, फिर आप दोबारा ना मांगे मसाज तो कहिएगा, ठीक है। ओके। हाँ चलिए जिसको नेक्स्ट। मसाज दे रहे हैं, बॉडी जिसको की जिस मसाज पार्ट दे में रहे हैं ज्यादा दर्द उसको हो वहाँ पर ज्यादा करना चाहिए, जहाँ पर कम हो वहाँ पर थोड़ी कम दबाव के साथ करना एक चाहिए। लोग माइक म्यूट करिए क्योंकि दोनों की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, आप एक लोग बोलिए, क्या बोल रहे थे आप। मैम ये वो जिसको मालिश दे रहे हैं उसको आरामदायक सैया पे लेटाना चाहिए, या जैसे पोजीशन हो तो उसको आरामदायक होना चाहिए सबसे हाँ पहले। बहुत सही। और बस मैम यही याद आ रहा है। सर्कुलर मोशन में करना चाहिए ज्यादातर मसाज, क्या कह रहे बेटा। सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में, ओके गुड। और देखिए आप में से ही इतने बिना पढ़े आपने इतने सारे पॉइंट बता दिए है ना। और कुछ नहीं, शुरू करें अब। यस मैम करिए। ठीक है, देखिए मसाज जो है मालिश के जब हम करते हैं तो मालिश करने से पहले हमें बहुत सारे नियम को फॉलो करना चाहिए, है ना। मालिश करने वाले को भी और मालिश कराने वाले को भी किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। एक मालिश को सिर्फ ये नहीं कि बस पहुंचे और फटाक लेटे और हमें ये बीमारी, आप मसाज शुरू कर दीजिए। मसाज करने से पहले कुछ नियम करने वाले के भी है और कुछ कराने वाले के, और फिर एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसे आपको चीजें रखनी है, ये सारी चीजें, कौन सा ऑयल अप्लाई करना है, डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सी मसाज कैसे देनी है, फुल बॉडी कब देनी है, लोकल पार्ट पे कब करनी है, कब पेट पे करनी है, कब कैसे हेड की करनी है, बैठा के करनी है, कुछ लिटा के मसाज करनी है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसके कुछ पॉइंट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे। तो सबसे पहले जैसे अभी किसी ने बोला था कि वातावरण स्वच्छ साफ होना चाहिए स्थान पे, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पहला है पॉइंट, इसके चाहे तो नंबरिंग में शॉर्ट में नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। 15-16 पॉइंट तो हम आपको ऐसे ही लिखा देंगे अभी, है ना। तो अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए, और आपके पास अगर मैटर है तो कोई बात नहीं, याद रख सकते हैं तो अपनी मेमोरी की चिप में इसे स्टोर कर लीजिए, ठीक। लिखेंगे। तो पहला पॉइंट जो है कि मालिश करते समय जो स्थान है, जो वातावरण है, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और खुला और प्रकाश युक्त होना चाहिए। अब खुला से मतलब जैसे आपको योग में भी पढ़ा है कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज्यादा खुला से मतलब ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा सफोकेशन नहीं होना चाहिए। आपका जो जहाँ पे भी मसाज कर रहे हैं वहां पे विंडो अगर है तो ये भी ध्यान रखना है कि बहुत तेज हवा का झोंका ना आ रहा हो। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हवा बहुत तेज चल रही है और आप मसाज करें, लेकिन विंडो ओपन हो, खुला वातावरण हो, स्वच्छ हो, ऐसे जगह पे मसाज करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होता है कि जब मसाज करते समय बातचीत नहीं होनी चाहिए, ना मसाज करने वाले को करनी है और ना कराने वाले को करनी है, क्योंकि उसकी जो मसाज आप कराते हैं उसको फील करना है, ठीक है। क्योंकि सारी एनर्जी आपकी तो बाद में लग जाएगी, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि बातचीत ज्यादा नहीं करनी है, ना रोगी को उसको जो है परमिशन दी जाती है हम मसाज करने के लिए, और ना करने वाले को दी जाती है कि आप उससे बात करिए। तीसरा जो पॉइंट इसमें आता है कि रोगी को यदि कुछ खाया पिया हो, है ना, तो उस समय उसको मालिश नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जब हम लोग फुल बॉडी मसाज की बात करते हैं तो फुल बॉडी में
पूरे शरीर की मसाज करने के लिए हम ज्यादातर खाली पेट ही बुलाते हैं कि खाली पेट, हालांकि नेचुरोपैथी के या योग के जो भी ट्रीटमेंट होते हैं सारे ट्रीटमेंट हम खाली पेट ही करवाते हैं। खास तौर से उसमें ध्यान रखना होता है कि एब्डोमिनल मसाज जब हम करते हैं तो खाली पेट होना बहुत जरूरी है। खाना खा के तुरंत पेट की मसाज नहीं करनी चाहिए। भले और मसाज अगर आप करना चाहें तो खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पैर की कर सकते हैं, फुट की कर सकते हैं, हेड की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पेट की मसाज ना की जाए तो अच्छा होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है कि जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है या आंत की कोई अगर ऐसी समस्या है तो पेट की मसाज ना की जाए, है ना। इसके बाद बोलते हैं कि जिनको फीवर होता है, फीवर में मसाज नहीं होती है। सूजन हो, फीवर हो, उस समय मालिश नहीं करती। बॉडी में यदि कहीं पर किसी कारण से सूजन आ गई है तो उस समय सिर्फ ऑयल को अप्लाई करके जो भी ट्रीटमेंट आप देना चाहें नेचुरोपैथी के, चाहे वो मड थेरेपी के है, हाइड्रोथेरेपी के है, जो भी आप देना चाहें आप उसको अप्लाई करके उस पर दे सकते हैं। पर वहां पे जो मसाज के स्टेप और पॉइंट वाले जो मसाज की जाती है वो मसाज नहीं दी जाती है। और फीवर में अगर किसी को हो तो उस समय उस टाइम मसाज आप मत कराइए। ठीक। नेक्स्ट जो इसकी बात करते हैं कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो और लो हो, है ना, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो आप क्या करेंगे, मसाज तो अप टू डाउन की जाती है। जैसे अगर आप बैक मसाज कर रहे हैं तो एक मसाज का स्टेप होता है कि हम स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से स्टार्ट करते हैं, पेल्विक रीजन से, है ना। तो मसाज हम फ्रिक्शन करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो वहां हमें क्या करना होता है, शोल्डर से मसाज को फ्रिक्शन करते हुए हम नीचे की ओर लेके आते हैं। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, पर ये भी ध्यान रखिए कि जिस समय जो अटैक पड़ा हो, जिस परेशानी जिस समय बड़ी हो, उस समय वो मसाज, उस समय कोई ट्रीटमेंट ना उस समय किया जाए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। थोड़ा सा उसको अगर फ्रैक्चुअल है या आता रहता है तो आप मसाज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जिनका मान लीजिए हाई रहता है, दवा खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की मसाज करने के लिए अप टू डाउन करिए, ऊपर से स्टार्ट करिए मसाज, फ्रिक्शन करते करते नीचे की ओर लेके आएंगे। और नॉर्मल कोई व्यक्ति हो तो आप उसके सीधे पैरों की तलवे से मसाज को स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी बॉडी जब करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर किया जा सकता है। सिंपल जो सामान्य व्यक्ति की जाती है वो नीचे से ऊपर की ओर की जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई कि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। अब जैसे अभी इन्होंने किसी ने बात की थी कि जो जब मसाज देनी होती है तो वो चीज बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए जिस जगह पे आप करते हैं। तो मसाज करने के लिए लिटा के जो मसाज की जाती है वो सबसे अच्छी होती है कि बॉडी उससे काफी रिलैक्स होती है, मसल्स रिलैक्स होती है, व्यक्ति का माइंड भी रिलैक्स होता है। आराम से लेट के सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि मालिश करने से इसमें क्या होता है कि हाथ चलाने में आसानी होती है। और मालिश करने के लिए अगर कुशन की जो गद्दी होती है, मसाज टेबल अगर होती है तो वो बेस्ट होती है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मसाज टेबल की जो एक प्रॉपर एक साइज होती है वो 6 फुट की लंबाई होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 फुट की होती है और 3 फुट की उसकी ऊंचाई होती है। ये जो सेंटरों पे चैम्बर बने होते हैं मसाज के, उसमें जो टेबल पड़ी होती है वो सिर्फ आपको एक एवरेज की हमने उसमें बता दिया है। तो मेज की जो व्यवस्था अगर ना बन पाए तो जमीन पर आप चटाई को बिछा के या गद्दा बिछा के भी तख्त पर बिछाकर मालिश की जा सकती है। मालिश करते समय एक चीज और ध्यान रखिए कि जब आप किसी पेशेंट को या रोगी को मसाज अगर देते हैं तो जहां पे भी आप लिटाते हो वहां पे कुछ आप बिछा दीजिए। और चाहे कोई पुराना बेडशीट हो या वाटर प्रूफ, आजकल बहुत सारी चीजें यूज एंड थ्रू वाले भी सीट चली हैं, उसको बिछा के मसाज करिए। और दूसरे व्यक्ति को जब मसाज देनी हो तो वो बेडशीट चेंज करके आप उस मसाज को कराइए, उसी चादर पे उसको मत कराइए। और खास तौर से जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए खास तौर से ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हमने बात की कि अगर किसी को नेक की मसाज करनी है, नेक की मसाज करनी हो या हेड की मसाज करनी हो तो हमेशा बैठाल के मसाज की जाती है। उसको बैठाल के चेयर पे, स्टूल पे बैठाल दीजिए और उसके अंगूठे से दोनों नेक पे पीछे प्रेशर देते हुए नेक पे उसकी गर्दन की मसाज करते हैं। और सिर की मसाज करनी होती है तो सिर में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मर्म के बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो हम हेड पे, फॉरहेड पे और पूरे फेस पे पॉइंट, और कान पे, इस तरह से पूरे गर्दन तक के पॉइंट देते हैं जिससे सिर दर्द की बीमारी को ठीक करने में बहुत आराम मिलता है। तो वो पॉइंटेड मसाज अगर हम करते हैं तो भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो ज्यादातर ध्यान रखिएगा कि जब हेड मसाज करनी हो और आपको नेक मसाज करनी हो तो हमेशा बैठाल के करनी चाहिए। मसाज करते समय ये भी ध्यान रखना है कि शरीर में हाथ पांव में बिल्कुल ढीले होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है कि बिल्कुल टाइट करके एकदम से लेट गए।
हाथ पैर को बिल्कुल रिलैक्स होके ढीला छोड़ देना होता है, तो मसाज का अच्छा प्रभाव पड़ता है उस पे। मालिश करने वाले जो व्यक्ति होने चाहिए वो स्वस्थ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें, रोगी नहीं हो। जैसे अभी हमने पहले बताया कि जो व्यक्ति है वो रोगी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, उसको स्किन डिजीज ना हो, तब वो अगर मसाज करता है तो अच्छा रहता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि मालिश को जब करते हैं तो आपके जो एक व्यवसाय मतलब प्रोफेशन समझ के ना करें, अपनी भावनाएं उसके साथ जो है साफ सुथरी रखनी चाहिए, है ना। एक होता है कि नहीं वो मसाज कराने आया है और चलो हम जो है बस प्रोफेशन है हमारा, पैसा कमाना है, हम उसको उस तरह से मसाज करते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रख के न करें, उसकी संवेदनाओं के साथ जुड़ना चाहिए, उसकी जो परेशानी को साथ जुड़ के यदि आप उसकी फीलिंग से मसाज करते हैं तो उसको जल्दी इफेक्ट करता है। मसाज करते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप मसाज करते हैं तो लेडीज की लेडीज करें और जेंट्स की जेंट्स मसाज करें तो ठीक होता है, सही रहता है। उससे मालिश करने से इसके द्वारा की जानी चाहिए। मालिश हमेशा धीरे धीरे दबाव दे के करनी चाहिए, रोगी की कैपेसिटी को देख के करना चाहिए, और मालिश को जो है रोगी को उतनी ही जल्दी लाभ मिलेगा। जैसे अभी किसी ने बात की थी कि उनको मालिश सूट नहीं करती है, उनको पेन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा मसाज को दबा दबा के कि बिल्कुल आज या तो ये व्यक्ति रहेगा या तो हम रहेंगे, बिल्कुल पूरी ताकत उसके ऊपर लगा देते हैं। तो मसाज कभी ऐसे नहीं की जाती है कि व्यक्ति पर पूरी ताकत लगा दी जाए। आप मसाज जब करते हैं तो मांसपेशियों पे मसाज हमेशा मांसपेशियों पे करना चाहिए, बोन पे हड्डियों पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। कि जब आप रोलिंग करते हैं, रिंगिंग करते हैं या जो भी दबाव देते हैं तो हड्डियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते, सिर्फ मांसपेशियों को हल्के हल्के से उस पे मसाज करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप उसकी मसाज को देते हैं। अभी हमने पहले भी बताया कि कमजोर व्यक्ति जो है, बहुत ज्यादा जो कमजोर रहते हैं उनको आधे घंटे से ज्यादा मसाज ना दी जाए, और जो स्वस्थ हैं, जो नॉर्मल कमजोर नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट के तौर पे दिए जाते हैं उन्हें मसाज, तो उनको 45 मिनट से 1 घंटे तक उनको मसाज दी जा सकती है। कितने पॉइंट हो गए? हम तो बोलते ही रहेंगे, फिर तो बहुत हो जाएंगे। कोई नोट कर रहा है कि नहीं? मैम 12 12 हुए। और किसी ने लिखे हैं? यस मैम। कितने पॉइंट हो गए आपके? यस मैम 11 कितने हो? 11, इनके 12, और किसके हुए? 14 14, गुड, ये सही चल रही है, 14 वाली सही चल रही है। ठीक है, चलिए और बताएं 2-4 पॉइंट की, बस इतना क्लोज करें। और लिखना चाहेंगे? याद भी रखिएगा फिर। चलिए ठीक है। देखिए, मसाज करते समय हमें किन किन तेल की आवश्यकता पड़ती है ना, कौन कौन से तेल हमें अप्लाई करने चाहिए। वैसे तो मसाज के लिए पेन किलर ऑयल जो है बहुत सारे मार्केट में है ना, तो दर्द निवारक तेल जो है बहुत सारे यूज किए जाते हैं, पर ज्यादातर नेचुरोपैथी में हम नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, इन तेलों का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर होता है कि इन तेलों को कांच की शीशी में रख के, अगर हम सन रेज में रखते हैं वो तेल को, सूर्य की किरणों में रख के तेल को अगर चार्ज करके उस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। तो इसके प्रोसेस में सन थेरेपी जब आप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि तेल को कैसे चार्ज करते हैं और कौन कौन से तेल कलर बॉडी के लिए इफेक्ट होते हैं। जैसे सिंपल सा हमारा ये बॉडी पेन के लिए या दर्द के लिए हम रेड कलर का तेल इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट में महानारायण तेल बहुत मिलता है, जो बॉडी जिनकी पेन होती है वो लोग यूज करते हैं। तो रेड कलर का तेल लगाया जा सकता है, उसमें चाहे आप सरसों का तेल रखे, उस तेल को चार्ज करके रख लीजिए कांच की बोतल में, रेड कलर की बोतल अगर हो, और चाहे तो तिल का भी रख सकते हैं और नारियल का तेल भी रखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिजीज के। ग्रीन कलर का जो तेल होता है वो भी चार्ज करके ही वो वाला तेल तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में ग्रीन तेल आते हैं, डाबर आंवला, ये सब ग्रीन तेल नहीं होते। ग्रीन तेल जो सनराइज से हम तैयार करते हैं वो तेल होता है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ब्लू कलर का जो तेल होता है वो सिरदर्द जिनको बहुत अधिक होता है, मस्त, क्योंकि उसकी जो प्रकृति होती है बहुत ठंडी होती है, तो वो सिरदर्द जिनको बहुत अधिक होता है उनके लिए ये तेल अच्छा होता है। या फिर बादाम रोगन, कद्दू रोगन तो मार्केट में मिलते हैं, उसको भी सिर दर्द के लिए जो है फायदेमंद बताया गया है। तो ये इस तरह से तेल है जो शरीर में इसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के तौर पे। और हम तो सेंटर पे पेन किलर तेल हम लोग यहाँ बनवाते हैं आयुर्वेद में, उसमें
तो कोई भी तेल इस्तेमाल किया जाता है, पर सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, नहीं तो तिल का भी कर सकते हैं और नारियल का तेल भी किया जा सकता है। इसके बाद जो हमने बात की कि ठंडा मालिश करते समय हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पानी से भीगा है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो थोड़ा-सा हाथ को रब कर लेना चाहिए अपने हाथ को। हल्के से उसको रब कर लीजिए, थोड़ा-सा गर्माहट हो जाए हाथ में, तब जो है आप उसके मसाज करने के लिए करें तो उसको अच्छा लगेगा, है ना? एकदम से ठंडा-ठंडा हाथ किसी पे टच कर देंगे तो ना पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा और फिर वो परेशान भी होगा, फिर आपसे वो कंप्लेन ही करेगा। तो हाथों को थोड़ा-सा रब करके उसे गर्म करके और फिर उसके बाद जो है मसाज करिए। और ठंडे हाथों से सिर्फ़ मुँह की मालिश की जा सकती है ना? जब आप फेस की मसाज करते हैं, तो आपका हाथ कैसा भी थोड़ा नॉर्मल भी हो, गरम नहीं है, तो भी आप उसकी मसाज जो है उससे की कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? और इसके बाद जो बात करते हैं कि मालिश करते समय कपड़े बहुत हल्के होने चाहिए। मतलब सर्दी के हिसाब से जैसे मान लीजिए सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए फरवरी, मार्च या जनवरी का मौसम उस समय हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, दिसंबर में तो वो कोहरा पड़ता है। उस स्थिति में कोई मसाज कराना है तो एकदम से फुल बॉडी के लिए पूरे कपड़े मत उतारिए, थोड़े-थोड़े करके उतारिए, बाकी हिस्से को ब्लैंकेट या कंबल से ढके रखिए एकदम से, क्योंकि उसको ठंड लग सकती है। तो कंबल से उड़ा के रखिए और थोड़े-थोड़े पार्ट को अपना हटा-हटा के उसकी मसाज करते रहिए। ठीक है? शरीर के भाग में मसाज की जा सकती है, पूरा अंग उसको खुला रखने की आवश्यकता नहीं होती है। मालिश करते समय ये भी ध्यान रखना है कि जो मसाजर है, जो मसाज करने वाला है, उसके नाखून कटे होने चाहिए। नाखून कटे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मसाज में स्टेप में आ जाएँगे करने के लिए तो कहीं भी उसके नाखून चुभ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मसाज करने वाले के एक तो नाखून कटे होने चाहिए, हाथ में घड़ी, अंगूठी, कंगन ऐसे बजने वाली, चुभने वाली कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए, जो पेशेंट को मसाज करते समय तकलीफ पहुँचाए। मालिश करते समय स्मोकिंग और जो भी चीज़ें हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है? साफ-सुथरी चीज़ें व्यवस्थित हो, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मसाज करने वाला आ गया, पी लिया पाके स्मोकिंग करके सिगरेट फूँक के और बैठ गया करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? ना कराने वाले को और ना करने वाले को, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है। और ठंडी अगर है ठंडी मालिश के स्थान पर अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए ठंडा स्थान है जिस समय, तो उस समय क्या करेंगे, थोड़ा-सा आप उसको हीटर से आप जला सकते हैं और कमरे को थोड़ा-सा गर्म कर सकते हैं सर्दियों के मौसम में। और गर्मियों के मौसम में विंडो-विंडो ओपन कर दीजिए, जिससे थोड़ी-सी एयर अच्छे से आए तो थोड़ा-सा ठंडा रहे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि गर्मी हो रही है, पंखा तो चलाना नहीं है, एसी चलाना नहीं है मसाज में, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि उस समय थोड़ा-सा खुला कमरा कर सकते हैं, विंडो ओपन कर सकते हैं, खिड़कियाँ खोल सकते हैं, जिससे वातावरण थोड़ा-सा नॉर्मल रहे, तब आप मसाज करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में मसाज करेंगे तो एक तो एनर्जी आपकी वैसे निकल लग रही है, तेल आप लगाएँगे तो गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो जाती है। तो ठंड के मौसम में थोड़ा गर्म कर लीजिए कमरा, उसको लगा के ब्लोवर लगा दीजिए या हीटर लगा के, और सर्दी गर्मियों में थोड़ा-सा उसको ठंडा रखने का प्रयास करिए। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। मालिश पूरी हो जाने के बाद कम से कम आधे घंटे जो है के बाद जो है स्नान करना चाहिए। मालिश के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। अगर आपने, क्योंकि बॉडी की जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो बॉडी का टेम्परेचर से बढ़ जाता है। तो उस समय यदि आप तुरंत नहाते हैं तो ज़रूरी नहीं है, मसाज का अगर लाभ आपको दुगना लेना है, तो आधे घंटा थोड़ा रिलैक्स करके, रुक के फिर उसके बाद अपना स्नान कर लीजिए। और साबुन से अगर ना यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है उस दिन। आप ऐसे ही सिंपल से पानी से अपना नहा लीजिए। और नहीं अगर रहा जाता है, गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा है, वैसे स्वास्थ्य के लिए आप ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी उसको कर सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी हो या मेंसेस प्रॉब्लम है, लेडीज में जो मंथली प्रॉब्लम होती है, उस समय पेट की मसाज छोड़ के बाकी कोई भी अंग की मसाज की जा सकती है, ठीक है? एब्डोमिनल मसाज उस समय थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए जब लेडीज प्रेग्नेंट के उस समय, या तो फिर ना जानकार लेडी हो जिसको पता है कि मालिश कैसे होती है, बहुत सारी दाइयाँ होती हैं जो कर लेती हैं, वो नॉलेजेबल अगर कोई है तो आप उनको आराम से कराइए। नहीं तो मसाज करने के लिए इस पे थोड़ा-सा उनको, जो नए हैं वो करने के लिए पेट पे, और उस समय पेट पे जिस प्रेग्नेंट लेडी को मसाज करने में थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? अब मालिश के हम प्रकार की बात करते हैं कि मालिश कितने प्रकार से की जाती है।
कौन कौन सी प्रकार में मालिश आती है? तो मालिश को जैसे एक हमने बताया कि तेल मालिश, ठीक है, तेल से हम मसाज करते हैं। आप लोग को क्या पता है कि कितने प्रकार से मसाज होती है? एक तो तेल की हो गई, और कुछ किसी को पता है कैसे कैसे करते हैं? यस या नो? आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहते तेल हो। और पानी मिला के, तेल और पानी मिला के। तेल और पानी मिला के, अच्छा। और तेल और पानी मिला के, नहीं है पता मैम। अच्छा चलिए, देखिए एक होती है ऑयल मसाज, एक होती है जो हम पाउडर मसाज करते हैं। पाउडर मसाज सुनी है? टेल्कम पाउडर से जो मसाज होती है बॉडी की, बच्चों की करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली बार सुना है। पहली बार सुना, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, है ना। पाउडर मसाज भी होती है, टेल्कम पाउडर से की जाती है। इलेक्ट्रिक मसाज होती है, और जिसको हम वाइब्रेशन देके भी करते हैं। इलेक्ट्रिक मसाज बहुत सारी चलती हैं, जो वाइब्रेशन देके आप एक ऑपरेशन में देखेंगे, उसमें बहुत सारी मसाजर मशीन आती हैं, जिसके द्वारा बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए की जाती है ना। अगर आप लोगों ने देखा नहीं तो यूट्यूब पे कभी आप उसको चेक करिएगा डाल के। तो इलेक्ट्रिक मसाज जो होती है, बिजली मालिश जो होती है, वो भी की जाती है। पाउडर मसाज होती है, ठंडी गर्म मालिश होती है, पैरों की मसाज होती है, सूखी मालिश होती है। सूखी मालिश मतलब ड्राई मसाज। जिनको स्किन की बहुत ज्यादा क्रॉनिक परेशानी होती है, उनको ऑयल अप्लाई नहीं किया जाता है। उस कंडीशन में जो हम लोग भी अपने सेंटर पे पेशेंट आते हैं, तो हम ट्रीटमेंट जब देते हैं उनको, तो उस समय क्या करते हैं कि उनकी मसाज के लिए बाकी ट्रीटमेंट हम कराते हैं, लेकिन जब और भी ट्रीटमेंट हमें और साथ में कुछ देना होता है, तो उनकी बॉडी में सिर्फ ड्राई मसाज अप्लाई करवाते हैं हम लोग हल्के हाथ से। जो भी स्टेप होते हैं 10 स्टेप के द्वारा, सारी मसाज हम लोग हल्के सूखी मसाज हाथ से ऐसे ही करवाते हैं। ऑयल अप्लाई नहीं करवाना चाहिए जिनको स्किन की ज्यादा क्रॉनिक डिजीज होती है। तो ड्राई मसाज जो होती है वो सूखी मालिश कही जाती है। इस तरह से कई प्रकार की मालिश होती है, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग उसमें देते हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग तेल मालिश को ही वो करते हैं। हर कोई तेल मालिश ही समझता है करने के लिए। तो मालिश के लिए अभी हमने आपको बताया, जैसे नारियल का तेल है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, जैतून का तेल है, तिल का तेल है, ये सबसे ज्यादा उत्तम माने गए हैं। कमजोर और दुर्बल जो व्यक्ति हैं, बहुत पतले व्यक्ति हैं, उनको तेल की मालिश जो है आवश्यक रहती है। अगर कोई कमजोर है या बहुत ज्यादा दुर्बल हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति, पतला व्यक्ति है, तो उसको आप तेल की मसाज जो है दे सकते हैं। उपवास में तेल मालिश से थकावट दूर करने के लिए और पाउडर तेल मालिश करनी चाहिए, ठीक है। दुर्बल व्यक्ति को पाउडर मालिश सबसे इफेक्टिव, जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको टेल्कम पाउडर से मसाज वैसे कराई जाती है। पर वही ध्यान रखना है कि आधे घंटे से ज्यादा मसाज उनको नहीं देनी है, जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुद्ध सरसों का तेल यदि मिलता है तो वो बेस्ट होता है ना। तेल जो है सरसों का, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी चीज मिलावट की आ गई है, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए तेल मालिश तो आवश्यक है, लेकिन सरसों का तेल भी शुद्ध होना चाहिए। तो अगर प्योर तेल घर का मिल जाता है तो अच्छा होता है। और मालिश करते समय पैरों व हाथ और छाती और पेट, पीठ, इन पे सब पे सिर की मालिश करनी चाहिए। जब आप मसाज स्टार्ट करते हैं फुल बॉडी, तो सबसे पहले पैर के तलवे से मसाज स्टार्ट की जाती है। पैर के तलवे में पहले हाथ पैर को अच्छे से उनके साफ रखिए। ऐसा ना हो कि धूल धक्कड़ लेके आए और लेट गया। उसको बोले कि हाथ पैर को बढ़िया साफ सुथरा रख के लेटे, तो तलवे थोड़ा सा हथेली पे तेल लीजिए और उसके तलवे पे अच्छे से लगा दीजिए, फुट पे। लगाने के बाद उसको इतना रगड़ना होता है कि वो तेल जो आपने हथेली में लिया पूरा तेल सूख जाए, वो तब मसाज स्टार्ट होती है वैसे तो। लेकिन तेल लगा के उसको अप्लाई करवा दीजिए, और जो पैर के जो पंजे होते हैं उसके ऊपर चैनल के जो पॉइंट होते हैं उस पे अप्लाई करके फिर एक एक जो है मसाज की जो फुट मसाज के जो पॉइंट बहुत सारे बताए गए हैं, पैरों पे स्टेप दे के और फिर अप्लाई करते थे। तो पहले हमने पैर पे लगवाया, फिर पैर की मसाज हो जाती है पूरी थाइस तक की, फिर उसके बाद हाथों की मसाज हो जाती है, फिर उसके चेस्ट की जो मसाज की जाती है, पेट के बल करके फिर पेट पे लगवाते हैं, एब्डोमिनल मसाज होती है अलग से। फिर पेट के बल लिटा के उसकी पीठ की पूरी बैक मसाज करवाते हैं, और हिप की मसाज होती है, और लास्ट में सिर की मसाज हम लोग करवाते हैं। बैठाल के बाद में सिर और नेक की मसाज उसमें कंप्लीट करवा देते हैं। तो पेट पर जब मसाज करते हैं तो बहुत ज्यादा जोर से मसाज नहीं की जाती है। और जिस समय खाना खाया है या किसी को लूज मोशन लगे हो, अल्सर हो और सूजन हो पेट में,
या कोई किसी भी तरह के लेडीज प्रॉब्लम हो, तो उस स्थिति में मालिश को अवॉइड करना चाहिए, उस समय मालिश मसाज नहीं देनी चाहिए। तेल मालिश जो है त्वचा की चिकनी होती है, स्पर्श से जो है चिकित्सा है और कोमल दिखने लगती है, क्योंकि मसाज अगर आप डेली करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चमक आने लगती है, स्मूथनेस आने लगती है। तो मसाज के अपने भी फायदे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो और तेल लगा के बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं करें। लेकिन अगर हफ्ते में एक बार तो कम से कम बॉडी मसाज कर लेनी चाहिए। नहीं अगर पॉसिबल है तो महीने में एक बार तो कम से कम हो जानी चाहिए। पर आजकल तो टाइम तेल लगाना कोई पसंद ही नहीं करता। तेल की जगह मॉइस्चराइजर, बहुत सारी कॉस्मेटिक चीजें वो यूज करते हैं। अगर सिर्फ सिंपल सरसों की तेल की मसाज भी की जाए डेली, तो वो आपकी बॉडी की चमक को बना के बरकरार रखेगा। तो ये चीजें तो हो गई मसाज के ऊपर कि तेल मालिश के फायदे जो हैं, इससे बुढ़ापा नहीं आता है। सभी को पता है कि मसाज अगर कंटिन्यू करते हैं तो रिंकल्स और झुर्रियां जो चेहरे पे बहुत जल्दी आजकल पड़ रही हैं, वो चीजें उससे कम हो जाती हैं। इसका प्रभाव हमारे शरीर के सभी अंगों पे पड़ता है। तो मालिश से जो है करने से हमारे जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, आजकल सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम हो रही है, एक तो व्यक्तियों को नींद ना आना, सिर दर्द होना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये इन चीजों को कम किया जा सकता है। हल्का क्योंकि मसाज करने से एक तो हमारे सिर में हल्की ठंडक भी रहती है, स्ट्रेस हमारा बॉडी का कम रहता है, नींद हमें अच्छी आती है। और तेल मालिश के बारे में कहा जाता है कि अगर आप 1 किलो मांस और किलो भर घी अगर जो खाने से शरीर को लाभ मिलता है, और यदि 50 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल से शरीर का मालिश अगर आप करते हैं, तो सुखाने से वो सहज ही लाभ मिल जाता है। मतलब ये कि जो आप मांस खा रहे हो या जो घी खा रहे हो, जितना इफेक्ट आपको उससे उसको खाने से जो लाभ मिलता है, अगर आप प्रतिदिन या जब भी आपको टाइम मिले मसाज करते हैं, तो आपको उसका भी लाभ मिल जाएगा। ये सारी चीजें हमारे पास रेफरेंस के तौर पे लिखी हुई हैं, क्योंकि जब हमने ये सब अपनी बुक लिखी थी, ये ओम प्रकाश, हाँ, बृहद प्राकृतिक चिकित्सा, ये ओम प्रकाश सक्सेना की बुक है, उसमें उन्होंने ये लिखा था। तो ये रेफरेंस में हमने उस समय किया था जब अपनी बुक लिखी थी, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था। और राकेश जिंदल की बुक अगर आप उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे हैं कि मसाज करने के क्या क्या लाभ होते हैं, तो सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। अब हम मसाज के प्रकार के उस पे आते हैं कि जो 10 स्टेप होते हैं, उन स्टेप के बॉडी में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आप में से हमें लग रहा है शायद एक दो बच्चों ने पढ़ा है जो कुछ कुछ बोल रहे हैं कि हाँ जैसे उन्होंने मसाज करवाई है। तो स्टेप के जो नाम है, नाम आप नोट करना चाहें तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों बता देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम मसाज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने बताया इसके 10 स्टेप मेन होते हैं। तो सबसे पहले जब हम तेल को अप्लाई करते हैं, जिसे हम टच बोलते हैं, स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, नंबर 1 लिख लीजिए, तेल स्पर्श यानी टच। तो तेल शरीर के अंगों पर लगाते हैं और धीरे धीरे दबाव देते हुए उसे नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। वो भी ध्यान रखना है कि जो डिजीज के अकॉर्डिंग है वैसे ही उसको करना है। जैसे हमने बताया था कि ब्लड प्रेशर हाई है तो अप टू डाउन करना है, और नॉर्मल है तो नीचे से डाउन से अप ले जाना है, तो ऊपर की साइड में मसाज करते हैं। तो तेल पूरे शरीर के अंग पर लगाते हैं, दबाव और मलने की क्रिया मांसपेशियों पर करते हैं, हड्डियों पे दबाव नहीं देना है। पहले भी बताया था कि बोन पे, हड्डियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर देना नहीं होता है, जिससे शरीर का रक्त संचार बढ़ेगा, मांसपेशियां शिथिल होती हैं, मांसपेशियां अपना ढंग से कार्य करती हैं और उससे जो है उसको शक्ति भी मिलती है। तो ये जो मसाज स्पर्श वाली है, ये शरीर में जो ढीलापन, झुर्रिया को समाप्त करता है, अनिद्रा, चोट, सूजन तथा नाड़ियों की उत्तेजना को, इसमें ये लाभकारी होता है। सिंपल सा जो ऑयल अप्लाई करते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरा जो स्टेप होता है इसमें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। जब आप तेल लगा के बॉडी में हाथ को चलाते हैं और अच्छे से रगड़ करते हैं, तो हर स्टेप के बाद, इसमें जितने भी स्टेप बताएंगे, अभी हम 10 स्टेप हैं, उसमें हर स्टेप के बाद हम मसाज करते हैं, ये फ्रिक्शन करते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेप देते, चाहे रोलिंग दे रहे हैं, रिंगिंग दे रहे हैं, टैपिंग दे रहे हैं, पुलिंग दे रहे हैं या नीडिंग दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर स्टेप के बाद आपको फ्रिक्शन जरूरी होता है, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर फिर से एक जगह करने के लिए, बॉडी में करने के लिए हर स्टेप के बाद हम जो है वो स्टेप देते हैं। तो दूसरा जो है वो फ्रिक्शन है, ये शरीर पे की जाती है और इस प्रकार मालिश सक्रिय सारे अंग होते हैं और ये रक्त संचार को तेज करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, सॉफ्ट करते हैं,
हृदय, पेट, कोमल के अंगों जो होते हैं उसे विशेष रूप पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आप पेट पे मसाज करते हैं तो बहुत सेंसिटिव विषय होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव देके नहीं करना होता है, तो हल्के हाथ से उसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल मसाज के अपने स्टेप होते हैं। उस स्टेप से अगर मसाज करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन बीमारी भी और पेट के फैट को रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी समस्याओं के लिए, ये लेवल सेट करने के लिए बहुत इसमें स्टेप के द्वारा, मसाज के द्वारा ठीक किया जा सकते हैं। तो ये जो घर्षण होती है, ये हमारी शरीर जितनी भी ग्रंथियां हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, और रोग में जैसे किसी को गठिया है, जोड़ों का दर्द है, सूजन है ना, तो इनको कम करता है, तो उस पे घर्षण करके मसाज की जाती है। निष्क्रिय जो अंग होते हैं, जो एक्टिव नहीं हो पा रहते हैं, उन अंगों को एक्टिव करने के लिए घर्षण किया जाता है। दूसरा जो इसमें आता है वो है कंपन। कंपन का मतलब वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है कि बाजार में जो भी मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रिक बहुत सारी वाइब्रेटर मशीन मिलने लगी हैं, इसमें सेल वाली भी मिलती हैं, इलेक्ट्रिक भी मिलती हैं, जिससे वाइब्रेशन जो है हम शरीर पे देते हैं। तो यहाँ पे हम जब मसाज करते हैं तो उंगलियों के पोरों से हथेली के ऊपर जो है शरीर पे हल्का सा दूर रखते हैं, और उंगलियों के सहारे ऊपर से नीचे की ओर हल्का सा स्पर्श ऐसे दूर से दिखाते हुए उस पे हम टच करते हुए उस पे वाइब्रेशन के वो करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये मसाज दी जाती है तो दोनों प्रकार से, जब इस तरह से हाथ और पैर पे की जाती है तो कंपन होता है, स्नायु दुर्बल जो है, रक्तहीनता की जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी चीजें इससे जो है उसमें लाभकारी होती हैं। तो ये वाइब्रेशन वाला होता है। हालांकि हमें लग रहा है शायद थोड़ा बहुत आपको समझने में भी दिक्कत आएगी ये मसाज, क्योंकि एक सामने प्रैक्टिकल चीजें होती हैं तो इजीली समझ में आती हैं, तो आपको हमें लग रहा है थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा एक बार। और इसके बाद खड़ी थपकी होती है। खड़ी थपकी का मतलब होता है हैकिंग। इसमें क्या करते हैं कि दोनों हथेली को आपस में मिला के खड़ा ऐसे करते हैं, और उंगलियां की जो पोरे होती है हमारी, उन पोरों के सहारे, उंगलियों के पोर के सहारे हम जो है पूरे शरीर में उसकी मसाज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ये हैकिंग से करते मसाज, तो जो कब्ज की प्रॉब्लम है, अजीर्ण है, इस जो मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, श्वास संबंधी बीमारी है, यूरिन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये अच्छा होता है, और नर्वस सिस्टम के लिए भी होती है, नर्व पे भी ये सीधे इफेक्ट करती है। तो बॉडी के जैसे बैक में किसी को दर्द है तो बैक में भी हम लोग ये करवाते हैं, हैंड पे भी आ जाता है, नेक पे भी की जाती है, तो ये हैकिंग उसमें स्टेप किए जाते हैं। इसके बाद बेटिंग आती है। बेटिंग मतलब मुक्का मार। तो मुक्का जैसे आप वो बनाते हो, ऐसे बना के उस पे मारते नहीं है मुक्का, बस एक ऐसे ही पोस्चर बनाते हैं उसका, और फिर क्या करते हैं कि मुट्ठी बना के इसको हम जो है पूरे शरीर पे तेल जब अप्लाई करते हैं तो उसको नीचे से ऊपर की ओर कमर में सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव करता है। जिनके कमर में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कमर पे और थाइस पे, है ना, ये बैक और थाइस पे जिनको बहुत ज्यादा एक्सेस पेन होता है, तो ये मुक्का ऐसे बना के और हथेली के साइड से उस पे उसकी पीठ पे रखते हैं, और तेल लगा के, मतलब लगा होता है उस पे, धीरे धीरे ऊपर की ओर चलाते हुए पूरे उसमें मसाज की जाती है। तो ये जो बहुत ज्यादा जिनको कमजोर चीजें होती हैं, प्रजनन अंग जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो लेडीज की बहुत ज्यादा वीक कमजोर होते हैं, उसको एक्टिव मतलब ठीक करने में ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, और कमर के दर्द और थाइस के पेन को भी ये कम करता है। इसके बाद टैपिंग की बात करते हैं। टैपिंग में उंगलियों को चलाना होता है, ये ढीली ढीली उंगलियां हाथ की छोड़ के इसे उंगली को मिला लेते हैं आपस में, सारी उंगलियों को मिला लीजिए और एक पास करके फिर उसको पूरे शरीर पे चलाया जाता है। तो ये मांसपेशियों की उसकी शिथिलता को दूर करता है। इसके बाद क्लैपिंग की बात करते हैं। क्लैपिंग में क्या होता है कि कटोरी नुमा हम हाथ से ऐसे हथेली को करते हैं और उसको मोड़कर फिर हम जो है पूरे पीठ पे थपथपाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी में पेन होता है, जैसे बैक पेन बहुत ज्यादा किसी को रहता है, थाइस में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो उसके लिए ये पीठ पे, छाती पे, जंघा पे ये पसलियों को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों की शक्ति, जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और बच्चों की मालिश करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वो कटोरी नुमा ऐसे कप बना के इस तरह से उस पर मसाज की जाती है। तो इससे रक्त के संचार अच्छा होता है बॉडी में, और जो नर्वस सिस्टम की समस्या होती है वो भी दूर होती है। तो ये जो है इसको करना चाहिए, ये वाला स्टेप करते हैं क्लैपिंग में। दलन आता है। दलन यानी नीडिंग। नीडिंग में जैसे आटा सानते हैं वैसे ही मुट्ठी बना के उस पे पीठ पे और कमर पे भी ये मसाज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं।
तो ये मसाज हम करते हैं जो कमर से लेके गर्दन तक दोनों हथेलियों से रीढ़ की जो दोनों हड्डियों रीढ़ के दोनों जो मसल्स तरफ जो होती हैं, स्पाइन जो होती है हमारी, स्पाइन के अगल बगल से लेके हम जो है पूरा इसको घुमाते हुए और ऊपर की साइड और फिर नीचे से घुमाते, ऊपर से नीचे की ओर लाते हुए इस तरह से करते हैं नीडिंग। तो ये वाले स्टेप से क्या होता है कि इससे मोटापा के लिए जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, वात संबंधी जो रोग होते हैं, नस नाड़ियों के जो विकार होते हैं, गठिया है, साइटिका है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और पैरों का जो दर्द होता है, इसको दूर करने में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। मरोड़ना मतलब जो होता है रिंगिंग। अब रिंगिंग रोलिंग तो सभी लोग, आप लोग घर में अपने किसी भी दर्द होता है तो हाथ में ज्यादातर रिंगिंग रोलिंग का इस्तेमाल ज्यादातर पैर के मसाज में और हाथ की मसाज में, बैक में भी होता है पर बैक में थोड़ा साइड में होके फिर उसको हम बैक में भी देते हैं। लेकिन रिंगिंग और रोलिंग जो मसाज होती है, रिंगिंग जो होती है छल्ला नुमा बनाते हैं। आपकी जो थंब होता है यानी अंगूठा और ये तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को ऐसे रोल बनाते हैं और फिर पैरों के या हाथ पे रख के फिर दोनों तरफ से घुमाते हुए इसको करते हैं, तो ये रिंगिंग कहलाता है। और ये जो होता है ये बॉडी के रक्त संचार को ठीक करता है, थकावट को दूर करता है और वात रोगों में भी लाभकारी होता है। ये तो घर में हाथ पैर में दर्द होता है तो हर कोई ही घुमाता है। रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप सारी उंगलियों को, सिर्फ अंगूठा एक साइड में और चारों उंगलियां आपस में चिपकी होती है, उसके बाद जब आप करते हो पूरे हाथ से, ये जब पैर पे और हाथ पे रोल करते हुए जब करते हैं मसाज घुमाते हुए हाथ से, तो ये रोलिंग कहलाती है। बेलन की तरह जैसे बेलते हैं ना, तो वो जो होता है ये, इसको अगर आप करते हैं तो ये गोलाई से दबाव जो देते हैं तो ये जोड़ों के दर्द में, मोटापा के लिए और साइटिका पेन में, जो पैरों में दर्द रहता है कमर पे, ये इसके लाभ बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिंगिंग रोलिंग में थोड़ा सा बस अंतर है कि रिंगिंग में छल्ला ऐसा न बना के करते हैं, रोलिंग में हम पूरे उंगलियों को लेके पैर हाथ की और उससे फिर मसाज करते हैं। थपथपाना यानी स्टॉकिंग, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी ये चार पोर होती हैं उंगलियों की, चारों गोरों को लेके और फिर हम जो है इसको पीठ पे इसको हम जो है मसाज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी थकावट दूर करने के लिए, ये सारी जितनी भी चीजें हैं सारी थकावट को दूर करने के लिए, जितने भी अंग है उसको एक्टिव करने के लिए, और सामान्य जितनी नस नाड़ियां होती हैं पेट की गोलाई में, आंत में और दाएं बाएं साइड में, मतलब हाथ पैर में कहीं पे भी उसको घुमा के दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, आसानी से सारे स्टेप हो जाते हैं उसमें। तो ये हमारे जितने भी लीवर है, लंग्स है, आते हैं, अमाशय हो गए, पेट हो गया, इन सब के लिए ये लाभकारी होता है। तो यहाँ पे जो जितनी भी प्रकार की इसमें विशेषता है, वो जकड़न जो बॉडी की होती है, शिथिलता होती है, कमजोरी होती है, जिस भी कारण से होती है, उन सब के लिए जो है मालिश जो है मांसपेशियों की कसरत करती है और एक ऐसी गति उत्पन्न करती है जिससे हाथ पैर की जो जोड़ होते हैं उनमें जो है जो पेन होता है, जो भी विकार होते हैं उनको दूर करता है, जैसे गठिया, जोड़ों के दर्द, वात रोग में लाभकारी होता है। तो मालिश से हमारे शारीरिक रोग तो दूर होते ही होते हैं, मानसिक रोगों में भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। अब ये नहीं कहेंगे कि कोई डिप्रेशन का व्यक्ति आए और आप उसको तुरंत मसाज शुरू कर दीजिए, पर ये है कि उनको सारे ट्रीटमेंट के साथ अगर आप उनको थेरेपी अगर देते रहे, क्योंकि मानसिक बीमारी तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी मानसिक बीमारी है, सिर दर्द भी है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, नकारात्मक विचार सोचना भी जो है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो शारीरिक बीमारियों को तो ये ठीक करता है, पर मानसिक रूप से जो मानसिक रोगों से ग्रस्त है उसमें भी मसाज बहुत ज्यादा फायदा करती है। अब ये जो सूखी मालिश की अभी हमने बात की थी वो ड्राई मसाज है ना, तो ड्राई मसाज जो होती है ये एक मसाज की विधि है और मांसपेशियों पे धीरे धीरे हल्के हाथ से उसकी की जाती है। ज्यादातर बच्चों को भी ड्राई मसाज दी जाती है और हमने कहा स्किन वाले जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक अगर ऐसी स्थिति में रहती है तो उनको ड्राई मसाज की जाती है। पैरों की मसाज के लिए फुट मसाज जो होती है वो पैर के तलवे में ही मसाज होती है। तो वो मसाज अगर आप इसके, जिनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, नींद नहीं आती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनके सिर में बहुत दर्द रहता है, उनको आप जो है ये पैर की मसाज जो है, तलवे की मसाज स्टेप में करवा सकते हैं। तो तेल लगा के पूरे शरीर में जो दबाव देते हैं वैसे ही स्टेप से आप इसमें कर सकते हैं। तो मरोड़ना, मसलना, ऐठन थपकी देना, ये सारी विधि की जा सकती है और घुटनों पे विशेष रूप से मालिश की जाती है। तो टांगों की मसाज जो है
ज्यादातर पैर की मसाज लेट की जाए तो ज्यादा अच्छी होती है। तो ये पैर की मसाज के लिए अच्छा रहता है कि जो जोड़ होते हैं हमारे पैरों की, जो उंगलियां होती हैं उन पे जो हड्डियां होती हैं, उंगली के जो पोर की जो हड्डियां होती हैं उन पे प्रेशर देके हम मसाज करते हैं। वो मसाज करके जब देते हैं, जिनको पैरों में बहुत ज्यादा एक्सेस पेन होता है, जिनको साइटिका का पेन होता है, दर्द रहता है, आप जब भी उनके पैर की उंगलियां छुएंगे, ठीक है, ये जो छोटी उंगली बड़ी उंगली जो 4 उंगलियां होती है, अगर आप इनकी हड्डियों को टच भी करते हैं ना उससे मसाज के समय, चिल्ला उठते हैं, इतना एक्सेस पेन होता है उस समय। उस पे हल्के हल्के हाथ से मसाज को गोलाई से घुमाते हुए बोन पर, और वो मसाज देते हैं तो बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। जोड़ों को हिलाना, और फिर जो हमारे एंकल होते हैं, एंकल के पास जो जो दो बोन होती हैं वहां पे प्रेस करने से साइटिका पेन में बहुत जल्दी आराम मिलता है। जब जैसे कभी आपको टाच चढ़ जाती है पैरों में, झुंझुनाहट होती है, सुन्न हो जाता है पैर, उस समय यदि वो 2 पॉइंट दबा दी जाए तो उससे भी बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो ये चीजों को, पैरों के दर्द को कम करने के लिए ये पैरों की मसाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। यदि कैसी भी समस्या हो, इसके पैर की मसाज सबसे अच्छी होती है। वही हमने कहा, जिनको नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द रहता है, या थकान रहती है, स्ट्रेस लेवल रहता है, रात को यदि 15 मिनट से पैर की मसाज करके वो सोए तो इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और हाथ की हथेलियों की मसाज, यदि जहां तक ये हथेलियों के नीचे 4 अंगुल तक नाप के अगर पूरे हाथ की अगर मसाज की जाती है, तो ये मसाज करने से एक तो चेहरे पे चमक आएगी, बॉडी की जो है बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और जो लड़कियों को जो पीरियड्स में बहुत ज्यादा एक्सेस पेन होता है, वो पेन धीरे धीरे कम हो जाता है यदि आप हाथ की हथेली की ये 4 इंच से नीचे तक मसाज करते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे पॉइंट होते हैं जो बॉडी में इफेक्ट करते हैं, तो इससे बहुत जल्दी जो बहुत एक्सेस पेन होता है वो पेन को कम किया जा सकता है। और वैसे भी चेहरे की चमक के लिए, अपने उसके लिए भी इसको मसाज हाथ की हथेली की, कुछ नहीं कर पाते आप मान लीजिए रात को पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठे थोड़ा सा तेल या कुछ मॉइस्चराइजर ऐसा हाथ में ले लिया और हाथ की हथेलियों पे और उसके ऊपर लगा लिया, और लगाने के बाद बढ़िया उसको मसाज कर लिया, 15 मिनट हाथ पे बैठे बैठे मसाज भी हो जाएगी, आराम से आपकी पढ़ाई भी होगी। कुछ आप टीवी पे देख रहे हैं, कुछ न्यूज सुन रहे हैं, आप उस समय कर लीजिए। पैरों को जिनको प्रॉब्लम रहती है, जिनको नींद नहीं आती, सिर दर्द रहता है, तो इस तरह से अगर समस्या थकान है, रात को 15 मिनट की तेल पे ले लीजिए और तलवे पे बढ़िया मसाज करके और लगा के सो कर लीजिए, तो उससे भी काफी आराम मिल जाता है। बिना कोई मेडिसिन के आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सिर्फ 15 मिनट की डेली अगर हाथ या पैर की मसाज कोई करते हैं। ठीक है। ठंडी मालिश की जो बात की है, ठंडी मालिश का उद्देश्य जो होता है वो नस नाड़ियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। तो जब मालिश हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें चादर या कंबल से लपेट दिया जाता है पेशेंट को। पूरे शरीर को हम एक साथ नहीं खोलते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट को खोलते हैं और फिर उसकी मसाज की जाती है। तो ये ठंडी मालिश में आ जाती है। गर्म ठंडी मालिश में तेल से जो मालिश हम करते हैं, ऐसा रबड़ की थैली जो होती है, पानी की जो बोतल होती है ना, जो गर्म पानी की बोतल आती है, जानते हो ना आप लोग, जिससे पानी गर्म करके सिकाई करते हैं, हॉट बैग जो आते हैं, है ना, तो उसको लेके उससे सिकाई की जाती है। तो उस रबड़ की थैली में पानी को, गर्म पानी को भर देते हैं, और उससे भी की जा सकती है। या फिर जो आज आपने हाइड्रोथेरेपी यदि पढ़ी होगी तो उसमें फॉर्मेटेशन आपको पढ़ाया गया होगा, ठंडी गर्म सेक। तो पानी की पट्टी भी गर्म पानी में उसको भिगो देते हैं तौलिया, और ठंडे पानी में एक भिगो देते हैं, फिर उसको हम पेट पे रख के या बैक में रख के सिकाई करते हैं, 3 मिनट गर्म और 1 मिनट ठंडी करके, उसका रेशियो जो बनाते हैं वो भी जो है सिकाई में आती है। या फिर गर्म पानी की बोतल या ठंडे पानी की बोतल से भी सिकाई की जा सकती है। बिजली मालिश जो हमने बात की वो हाँ, जैसे एक्सीडेंटल केस रहता है और नींद पड़ जाता है, उसमें किस प्रकार की सिकाई उपयुक्त होती है? देखिए एक्सीडेंट में अगर ब्लड जमा है ना, ब्लड जमा है, तो उस समय मसाज, उस समय करने के लिए आपको बर्फ से मसाज करनी पड़ती है ना। ऑयल अप्लाई नहीं करते, उस पर ज्यादातर ठंडी सेक ही की जाती है। बहुत ज्यादा गर्म सिकाई, गर्म तेल लगा के अप्लाई नहीं करते हैं। और वहां पे एक्सीडेंट में यदि किसी का फ्रैक्चर हुआ है, चोट लगी है, तो ऐसी स्थिति में तो अवॉइड ही करना पड़ेगा आपको, है ना। जी। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक मसाज जो होती है, ये वाइब्रेशन वाली आती है, जिसको हम पेन में देते हैं, तो वो सेल से भी होती है, इलेक्ट्रिक भी होती है, जिसको वाइब्रेटर से करके हम मसाज करते हैं। अब मालिश के जो प्रभाव जो है बहुत सारे हैं, क्योंकि जब मसाज करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर करेगी।
अगर हानि नहीं करेगी तो वो जो है, ऐसा नहीं है कि वो अगर लाभ नहीं कर रही तो वो ज्यादा हानि भी नहीं पहुंचाएगी, पर हमें उससे लाभ ही लाभ मिलते हैं, उसके हमें बेनिफिट दिखते हैं। तो मसाज करने का सबसे जो बड़ा फायदा होता है, हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। मालिश करने के द्वारा जो हम पॉइंट देते हैं, प्रेशर पॉइंट देते हैं, शरीर पे जो दबाव देते हैं, वो हमारे जितने भी अंदरूनी अंग हैं उसको एक्टिव करते हैं और उसकी कार्य क्षमता को ये बढ़ाते हैं। मालिश करने से तनाव की कमी होती है, शरीर में लचीलापन आता है, और जो है इससे क्या होता है कि कसरत के दौरान जो मांसपेशियां हमारी जो है थक जाती हैं। आप जैसे एक्सरसाइज भी करके आते होंगे, योग के स्टूडेंट हैं, जब आप 1 घंटे 1.5 घंटे की योग की स्टार्टिंग में क्लास करते हैं तो आपकी बॉडी में मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा खिंचाव तनाव होता है, तो भी आप मसाज कर सकते हैं, उससे आपको जो है आराम मिलेगा। तो मांसपेशियों को रिलैक्सेशन के लिए मसाज की जाती है, ये भी इसका प्रभाव है। दूसरा प्रभाव इसकी थकान को कम करता है, शरीर के वजन को कम करता है। ओबेसिटी के लिए मसाज अच्छा है, जो बहुत ज्यादा फैटी होते हैं उनको मसाज के द्वारा उनके फैट को कम किया जाता है, क्योंकि स्वेट अच्छा होना चाहिए, स्वेट के द्वारा भी जो है फैट रिड्यूस होता है। स्वेट में 4-5 चीजें निकलती हैं, उसमें एक फैट भी है। तो ये जो मसाज की बात की कि इसमें वसा क्योंकि ज्यादा होते हैं, वसा कम हो जाती है मालिश करने से। एक तो परिश्रम जो लोग कम करते हैं, जो फिजिकल वर्क नहीं करते, वो मसाज करके भी अपने को जो है थोड़ा सा एक्टिव रख सकते हैं, रक्त के संचार को ठीक रख सकते हैं, मांसपेशियों को पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। आप में से अभी किसी ने बोला था कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। जैसा कि मालिश करने से तनाव में राहत मिलती है, और कई इस पे रिसर्च भी हुए हैं कि मालिश करने से तनाव कम होता है, जिससे हार्मोन्स जो है उससे सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है ये। और मालिश करने से डाइजेशन ठीक रहता है, जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, ये हमने पहले भी बताया आपको। मालिश करने से दर्द में तो आराम मिलता मिलता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है, रक्त संचार ठीक होता है, सिर दर्द ठीक होता है, कमर दर्द ठीक होता है ना। तो इन सबको इससे दूर किया जा सकता है। इससे गहरी नींद भी आती है, मालिश अगर प्रतिदिन किया जाए तो गहरी नींद भी बहुत आती है, रात को अच्छे से आप रिलैक्स होके सोते हैं, इंसोम्निया की बीमारी जिनको हो जाती है वो उससे दूर हो जाती है। नियमित रूप से मसाज करते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियों से दूर हुआ जा सकता है, डाइजेशन ठीक रहेगा, तो आधी से ज्यादा बीमारी तो वैसे ही नहीं रहेंगे, आप आधी से ज्यादा तो उससे स्वस्थ रहेंगे। और जब डाइजेशन ठीक होता है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आपका सकारात्मक विचार बहुत ज्यादा होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, हमेशा नकारात्मक चीजों को कम ध्यान देते हैं, आप उस नकारात्मक चीजों में से भी आप पॉजिटिव चीज निकाल लेते हैं जब आप माइंड से पूरी तरह से रिलैक्स रहते हैं। तो ये असर हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों पे दिखता है, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखने लगता है। तो शरीर के अंगों को भी प्रभावित करता है, रक्त संचार ठीक है, मांसपेशियां ठीक है, इससे हमारे जोड़ मजबूत रहते हैं, डाइजेशन ठीक रहते हैं, किडनी लीवर ठीक से काम करते हैं, और ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग के जो कार्य होते हैं वो भी सही प्रोसेस से चलते हैं। तो पंच तत्व में अब इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं कि जो पंच तत्व के, जिसमें हमने बताया कि पंच तत्व में जिस तत्व में ये आती है मसाज, वो कौन सा तत्व है, अभी हमने आपको बताया था वायु। मालिश किस तत्व में, वायु में, है ना। तो वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए, समान रखने के लिए मसाज जो है इसमें बताया गया है, क्योंकि अभी हमने पहले बताया था कि आयुर्वेद में श्रमनाशक, धातुओं को पुष्ट करने वाले, निद्रा और सुख प्रदान करने वाली, मांस त्वचा रक्त को शुद्ध करने वाली, कफ का शमन करने वाली, ये सारी चीजें होती हैं। तो जिस प्रकार पेड़ की जल में जब हम पेड़ की जड़ में जल जो है डालते हैं तो पल्लवित जैसे होता है ना कि पेड़ अंकुरित होता है, तो एक उसी प्रकार से तेल की मालिश से शरीर की जितनी भी धातुएं हैं वो वृद्धि पाती हैं, और मालिश सदैव जो है लाभकारी होती हैं, शरीर की कमजोरी को, जोड़ों के दर्द को, साइटिका हो, शरीर की सुंदरता हो, शारीरिक अंग को बल प्रदान करना हो, ये मालिश सबसे ज्यादा उसमें उपयोगी होती है। तो मालिश के नियमों को और नियमितता को साथ में यदि आप ध्यान रख के यदि करते हैं तो मालिश से तो जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि रोगी का आहार ग्रहण करता है तो मालिश द्वारा जो है पोषण दिया जा सकता है, पर आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप मसाज करते हैं तो मसाज के प्रिकॉशन को बिल्कुल ध्यान रखें, उसके नियम को ध्यान रखें कि आपको कब करना है, कैसे करना है, और कितने व्यक्ति को कैसे देना है, वो चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और यदि आप पॉइंटेड मसाज, जैसे हमने बताया कि यदि आप किसी को पॉइंटेड मसाज करते हैं, प्रेशर देके करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपकी भी एनर्जी कम लगती है और व्यक्ति जो करवा रहा है उसको भी जल्दी आराम मिलता है। नहीं तो आप सिर्फ शरीर को मसाज करते हुए कितने भी स्टेप से आप रगड़ते रहिए, आप भी थक जाएंगे और उसको भी आराम नहीं मिलेगा। और पॉइंटेड मसाज करते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते हुए करते हैं, मर्म के पॉइंट दबाते हुए करते हैं, तो उसको जल्दी बेनिफिट मिलता है। तो ये अगर आप मसाज कर इस तरह से अगर स्टेप से करते हैं तो उसके लाभ 101% उसको मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है जी। एक्चुअली मैम कोई कोई डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो हमें पेन होता है हाथ में या सिराओं में, उसके लिए क्या मसाज लाभदायक होती है? सर एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए, क्या बोला आपने? ये बोल रहा था कि कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन दर्द होता है, swelling आ जाती है, उसके लिए मसाज क्या लाभकारी है? देखिए, इंजेक्शन का दर्द अगर आपको हो रहा है तो उस समय मसाज नहीं, उस पे सिकाई की जाती है ना? डॉक्टर उस पे सिकाई बोलते हैं कि पानी से आप हल्के-हल्के से, तो वो भी एक मसाज ही है, स्पर्श चिकित्सा ही है कि आप उसको टच करके हल्के-हल्के हाथ से करते हैं। पर बहुत ज़्यादा पेन है, दर्द है, तो उस समय अगर स्वेलिंग है तो आपको मसाज नहीं करनी है। स्वेलिंग नहीं है तो आप हल्के-हल्के हाथ से अप्लाई करके उस पे हल्के हाथ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर स्वेलिंग है तो उस समय अवॉइड करिएगा। एक्चुअली मैम और कोई क्वेश्चन? मैम हार्ट पेशेंट के लिए मसाज करना जरूरी है क्या? हार्ट पेशेंट की मसाज करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक काम करिए, जरा बाकी लोग अपना म्यूट रखिए क्योंकि वो आवाज बहुत ज्यादा वैसी आ रही है। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए अपना अभी। एक ही कौन है क्या आपके उसमें हो रहा है क्या, जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे? जी मैम, हार्ट पेशेंट के लिए मसाज करना जरूरी है क्या? देखिए, जरूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें सिर्फ एक बीमारी अगर है ना, मान लीजिए कि हार्ट पेशेंट कौन सा है, क्योंकि हार्ट की कई बीमारियां हैं, उन्हें कौन सी बीमारी है? हार्ट अटैक वाले जैसे अभी क्या सिम्टम था उसमें। हार्ट अटैक वालों के लिए देखिए, जी जी हार्ट अटैक वाले व्यक्तियों की हमने कहा कि कोई भी बीमारी हो, है ना, अगर जी मान लीजिए जिस समय जो अटैक पड़ा है उस समय कोई भी जी थेरेपी उस समय मत करिए आप, है ना। अटैक जी जैसे मान लीजिए जी किसी को हार्ट की ब्लड प्रेशर का ही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और जी आप मसाज लेके बैठ गए, उस समय मत करिए जी यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर जी उसको उस समय अटैक नहीं है और आप करना चाहे तो उसको मसाज आराम से दी जा सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि हार्ट पेशेंट को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मसाज देनी है। बैक मसाज जब भी जी करनी हो, फ्रिक्शन करना हो तो शोल्डर से नीचे तक की मसाज करनी है। नॉर्मल को तो आप जो जी है नीचे से ऊपर की ओर मसाज दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा उनको गर्म तेल से मसाज नहीं करनी है, मतलब कोई बहुत ज्यादा हीट जी जो में है, जैसे मेडिसिन वाले जो तेल होते हैं वो तेल का ज्यादा जी अप्लाई उस पर मत कराइए। नॉर्मल कोकोनट ऑयल से करवा सकते हैं आप, कोई सिंपल तेल से जी उसे करवा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा हीट वाले नहीं कराएं। हमारे भी आते हैं हार्ट पेशेंट, अब बहुत सारे ओबेसिटी वाले भी आते हैं, ब्रोंकाइटिस है, जी जी अस्थमा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ब्लड प्रेशर की तो कॉमन बीमारी है, ब्लड प्रेशर हाई तो सभी को, जैसे थायराइड सबकी जी जी समस्या जी होती है। तो हम लोग तो पैकेज के तौर पे जी सारी ट्रीटमेंट कराते हैं। आपने हाइड्रोथेरेपी में पढ़ा होगा जी कि स्टीम नहीं दी जाती है हार्ट पेशेंट को, पर हम जी तो उसको भी जी प्रिकॉशन के साथ करवाते हैं और सबको हम करवा देते हैं। जी जितने भी पेशेंट आ जाए, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट को, हम सबको फुल बॉडी स्टीम करवाते हैं, है ना। तो उसकी जी कुछ प्रिकॉशन के साथ आप चीजों को करा भी सकते हैं। और वैसे तो मना जी कर देते हैं कि हार्ट वाले को स्टीम नहीं करानी है, मसाज नहीं करानी है, पर इसमें करा सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ सब चीजें पॉसिबल है ना। जी 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 थैंक यू। बोल रहा था कभी किसी के तलवों में जलन होती तो उसके लिए कौन सी मसाज लाभदायक होती तलवों में है?